नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, जैसे विधानसभा लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ और कांग्रेस 52 से उठकर 99 तक पहुंच गई, तो कांग्रेस पार्टी को एक नई संजीवनी मिल गई। पिछले 10 साल से कांग्रेस वही तो एक संजीवनी ढूंढ रही थी, क्योंकि 2014 के चुनाव में कांग्रेस की सत्ता हाथ से निकल गई, इतनी ही बात नहीं थी। कांग्रेस इतनी छोटी पार्टी हो गई थी कि उनकी तुलना में प्रादेशिक पार्टियां भी बहुत बड़ी दिखाई देने लगी थी। छोटी छोटी एक राज्य या दो राज्य की पार्टी भी कांग्रेस से बड़ी दिखाई देने लगी थी। वो सिर्फ सीटों का मामला नहीं था, राज्य के चुनाव भी क्षेत्रीय पार्टियों के सामने कांग्रेस बिल्कुल छोटी बौनी पार्टी दिखाई देने लगी थी, और इसलिए उससे उभरना जरूरी था। लेकिन एक पार्टी को निर्जीव स्थिति से सजीव स्थिति में लाना और उसका उभार बढ़ाना, इसके लिए जो करिश्मा नेता के पास पाई चाहिए, उसका तो राहुल गांधी में अभाव था। और इसलिए 10 सालों से सोनिया गांधी और बाकी के कांग्रेस नेता एक साथ कांग्रेस को नया उभार देने के लिए और राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन हर मेहनत पर राहुल गांधी पानी फेर रहे थे। आखिर में एक बात ऐसी हो गई कि उसमें लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, अखिलेश ऐसे प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस आगे आए और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एक अच्छा तगड़ा गठबंधन करने का प्रस्ताव लिया था। आज जिसकी ओनरशिप राहुल गांधी के पास है, या कांग्रेस मानती है कि इंडी अलायंस है तो उसकी मालकी तो हमारे पास है। लो, वो इंडी अलायंस जो बनी, वो बनाने वाले आज उस पार्टी में नहीं है। उसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी। 2022 के शायद अंत में या 23 के जून में, 23 के मिडिल में नीतीश कुमार बहुत सारे क्षेत्रीय नेताओं से मिले, क्षेत्रीय दल के नेताओं से मिले, बंगाल में जाकर ममता से मिले, साउथ में जाकर किसी चंद्रबाबू नायडू से मिले, चंद्रशेखर राव से मिले, उड़ीसा जाकर नवीन बाबू पटनायक से मिले, उत्तर प्रदेश जाकर मायावती हो या अखिलेश हो उनसे मिले, मुंबई में आकर उद्धव ठाकरे वगैरह से मिले, तमिलनाडु जाकर स्टालिन से मिले, और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ ऑल इंडिया एक गठबंधन बनाने का इनिशिएटिव लिया, प्रयास शुरू किया। इसके लिए पटना में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद इन्होंने मिलकर एक बड़ा सम्मेलन बुलाया था, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेसी लोग भी आमंत्रित थे। लेकिन उसके बाद दूसरा सम्मेलन विरोधी दलों का बंगलोर में हुआ। असलियत में वो सम्मेलन हिमाचल में होने वाला था, लेकिन हिमाचल में बहुत बर्फबारी हो सकती है, इसीलिए वो बंगलोर में लिया गया, जहां नए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सबका स्वागत किया। लेकिन बंगलोर आते आते उस गठबंधन के जो धागे थे, सूत्र थे, नेतृत्व था, वो नीतीश के हाथ से निकलता गया। बंगलोर में मेरा ख्याल है खुद लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बहुत गुस्से में थे। उसका कारण ये था कि लालू भी नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का नेता बनाना चाहते थे, क्योंकि अगर नीतीश दिल्ली की राजनीति में चले जाते तो पटना का मुख्यमंत्री पद, यानी पटना की जो गद्दी है, वो लालू के लाडले बेटे तेजस्वी के लिए खुली हो जाएगी, ये लालू की अपेक्षा थी। लेकिन बंगलोर में जब ये सम्मेलन शुरू था, उसमें अचानक ममता बनर्जी ने घोषित कर दिया कि इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस के अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद भी इसका इनकार कर दिया, लेकिन ममता ने नाम डिक्लेयर कर दिया और केजरीवाल ने उसको सपोर्ट कर दिया, तो वहां से गड़बड़ी शुरू हो गई। और एक समय ऐसा आ गया कि उस जो जिसने गठबंधन की शुरुआत की थी, वो नीतीश कुमार इंडी अलायंस छोड़कर, विरोधी दलों का गठबंधन छोड़कर खुद ही एनडीए में मोदी के शरण में आ गए। और उसके बाद की हिस्ट्री आपको मालूम है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो ये होते होते पूरी गठबंधन जो है, इंडी अलायंस का जो गठबंधन है, उसकी मालिकी, ओनरशिप सीधे कांग्रेस के हाथ में चली गई, क्योंकि बंगलोर में तो कांग्रेस का मामला था, उसके बाद दिल्ली में भी उसका कुछ हो गया। तो आहिस्ते आहिस्ते उसकी लीडरशिप ही नहीं, उसकी ओनरशिप भी कांग्रेस ने अपने हाथ में ले ली। और जब कांग्रेस का कोई माल प्रॉपर्टी होती है, कांग्रेस की कोई मालमत्ता होती है, तो अपने आप गांधी परिवार उसका मालिक बन जाता है। तो ये हो गया। तो नीतीश कुमार गुस्से में आ गए और उन्होंने इंडिया अलायंस छोड़ दी। फिर भी इंडिया अलायंस चलती रही। जो कट्टर बीजेपी विरोधी है, वो राहुल गांधी के पीछे दौड़ते रहे। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक पदयात्रा की। उसमें सब पार्टियों को, दोस्त पार्टियों को बुलाया था। तो राहुल गांधी को लॉन्च करना एक कांग्रेस के लिए बड़ा प्रोग्राम था, और उसमें बाकी के दलों को शामिल करके वो राहुल को लॉन्च करना चाहते थे। और इसके लिए इंडी अलायंस का फायदा हो गया। जब चुनाव हुए तो उसमें भी जो कुछ हुआ उसका फायदा कांग्रेस को ज्यादा हुआ। जो कांग्रेस निर्जीव बन गई थी, मुर्दा बन गई थी, उसमें एक संजीवनी आई। और देखते देखते कांग्रेस, जो पिछले दो चुनाव में 44 और 52 पर अटकी थी, तो 99 तक पहुंच गई। बस कांग्रेस को यही चाहिए था। कांग्रेस को मोदी को हराना था, लेकिन मोदी को हराते हराते जो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को खा खा कर, कांग्रेस को नोच नोच कर बड़ी हुई थी, उनको फिर से संजीवनी मिलना कांग्रेस को नहीं चाहिए था। और वही तो हो गया, वही तो हो गया। हाँ, उसके कोई अपवाद है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश को, अखिलेश के समाजवादी पार्टी का रिवाइवल हो गया, लेकिन लालू का बिहार में रिवाइवल नहीं हुआ। ना कि बाकी जो पार्टी है छोटी मोटी, उनको कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस का तो रिवाइवल हो गया। और ये रिवाइवल होते होते एक बात सामने आ गई, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का फायदा कांग्रेस को मिल गया। जो कांग्रेस पार्टी एक एक एमपी पर सिमट गई थी महाराष्ट्र में, उसके 13 एमपी अधिकृत चुनकर आए, एक बागी चुनकर आया, तो 14 सीटें आ गई। तो कांग्रेस का तो बड़ा फायदा हो गया, लेकिन उद्धव ठाकरे का क्या फायदा हुआ? तो इसलिए देखो, दिल्ली में केजरीवाल ने हाथ मिलाया था कांग्रेस से, राहुल से, लेकिन केजरीवाल का दिल्ली में कुछ फायदा नहीं हुआ, ना कांग्रेस को हुआ। लेकिन एक बात हो गई थी कि दिल्ली का जो चुनाव हो गया, उसमें आम आदमी के पास चले गए, आम आदमी पार्टी के पास चले गए मुस्लिम वोटर, वापस कांग्रेस के पास लौटने लगे। देश के अलग अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव के कारण, और उस वक्त बहुत भारी संख्या में और प्रतिशत में मुस्लिम वोटर कांग्रेस के पास वापस आने लगा। और यही तो कांग्रेस को चाहिए था। कांग्रेस की एक ट्रेडिशनल वोटर कौन है? तो मुस्लिम और दलित। उनको नोच नोच कर बाकी क्षेत्रीय पार्टियां बनी है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की पार्टी हो, बंगाल में ममता की पार्टी हो, बिहार में लालू प्रसाद की पार्टी हो, ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं,
क्षेत्रीय पार्टियां है, उन्होंने कांग्रेस का वोटर बेस अपने लिए खींच लिया था और उसमें ट्रेडिशनल वोटर कांग्रेस का मुस्लिम और दलित था, वो वापस आने लगा, वापस आया भी। इसका फायदा कांग्रेस को मिला भी। हमने देखा 2019 में जिस उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की हार हुई थी, वहां राहुल गांधी यानी कांग्रेस के 6 MP चुनकर आए। फायदा तो अखिलेश को भी हुआ, लेकिन अखिलेश के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने खुद को पुनर्जीवित किया और वही आज अखिलेश के लिए सरदर्द बना हुआ है। मायावती तो जानती है कि कांग्रेस का वोटर जो था, दलित वोटर था, वो कांग्रेस के पास चला जा रहा है, लेकिन अखिलेश भी अब डरा हुआ है कि मेरा वोटर वहां चला जा रहा है, तो उसको रोकेंगे कैसे। जो बात वहां उत्तर प्रदेश में अखिलेश की चिंता है, बिल्कुल वही चिंता केजरीवाल को दिल्ली में सता रही है। दिल्ली में केजरीवाल के साथ कांग्रेस ने हाथ मिलाया था, लेकिन जो कुछ वोटिंग हुआ उसके आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में कांग्रेस के पास चला गया है। जहां जहां जो कुछ असेंबली वाइज उसका कुछ विवरण आया है वो मैंने देखा और समझने की कोशिश की है। उसमें एक बात सामने आती है कि जहां मुस्लिम बहुल इलाके थे दिल्ली में, वहां कांग्रेस को अच्छी वोटिंग हुई है, और आम आदमी पार्टी जिस इलाके में थी वहां मुस्लिम बहुल इलाके में भी आम आदमी पार्टी को उतना फायदा नहीं मिला। तो मुंबई में भी हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 3 MP चुनकर आए, अरविंद सावंत, अनिल देसाई और संजय मामा दीक्षित, संजय दीना पाटिल, ये तीनों MP चुनकर आए। तो जहां जहां मुस्लिम बहुल चुनाव क्षेत्र थे विधानसभा के, वहां ही इनको बड़ी बढ़त मिल गई, मताधिक्य मिल गया। तो उद्धव ने 3 सीटें तो मुंबई में जीत ली, लेकिन जहां मुस्लिम बहुल है वहां उनको फायदा हुआ है। और इसी से कांग्रेस मानती है कि अगर कांग्रेस के साथ शिवसेना ने, उबाठा ने हाथ नहीं मिलाया होता तो ये सीटें शिवसेना उबाठा चुनकर नहीं ला सकती थी। मतलब ये तो वोटर हमारा है, मुस्लिम वोटर, दलित वोटर हमारा है, और हमारे कारण वो उद्धव के साथ चला गया। तो वो असल में उद्धव का नहीं है। तो देश भर में लोकसभा चुनाव के बाद जो क्षेत्रीय दल इंडिया अलायंस के नाम पर कांग्रेस के साथ चले गए थे, उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जो कांग्रेस से चुराया हुआ वोटर था, वोट बैंक थी छोटी छोटी, वो वापस कांग्रेस के पास जाने लगी है। और इसी कारण से ये सारे इंडिया अलायंस के राहुल मित्र दल जो है वो परेशान है, हैरान है कि हमारा वोटर अगर कांग्रेस वापस ले जा रही है तो उसको रोकेंगे कैसे, रोकेंगे कैसे। तो जोर शोर से 4 जून यानी लोकसभा चुनाव का, लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के बाद जो नतीजे आए, तो इंडी अलायंस के नेतागण और पार्टियां खुशियां मना रही थी, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते अगले 1 महीने में मतगणना का जो विवरण सामने आने लगा, उसमें एक बात साफ हो गई कि बीजेपी का तो नुकसान हो गया, सीटों में नुकसान हो गया, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज में नुकसान नहीं हुआ। जिस बीजेपी ने 2014 में 31% वोट पर 282 सीटें जीती थी, और 2019 में 38% प्रतिशत वोट पर 303 सीटें जीती थी, उसका सिर्फ 1% कम हो गया। यानी 2024 में 19 की तुलना में बीजेपी का सिर्फ 1% वोट कम हुआ, और कांग्रेस का 2-3% बढ़ा। लेकिन लड़ाई तो बीजेपी के खिलाफ थी, हराना तो बीजेपी को था। तो सीटों में बीजेपी की हार जरूर हो गई,
लेकिन वोटिंग परसेंटेज में कांग्रेस बीजेपी की हार नहीं हुई, क्षेत्रीय दलों की हार हो गई, क्षेत्रीय दलों की हार हो गई। तो हमने बीजेपी को हराया, हमने मोदी को हराया, हमने मोदी को रोका, ऐसे चिल्लाने वाले जो राहुल गांधी के मित्र दल है, उद्धव ठाकरे से लेकर लालू प्रसाद, अखिलेश तक, उनकी नींद उड़ गई कि हम तो मोदी को हराने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाने गए थे, कुछ जगह हम सीटें भी जीत गए हैं, लेकिन जिसको मारकर हमने अपनी पार्टी बनाई थी उसका तो रिवाइवल हो गया और उसके पास वापस वही वोट बैंक जाने लगी है। तो जीते कांग्रेस वाले, जीती है कांग्रेस, और मोदी की सीटें कम हो गई, लेकिन मोदी हारे नहीं, हार गए जीत कर भी जो ऐसे क्षेत्रीय दल है, क्योंकि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे थे। देखो, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ऑल इंडिया पार्टी है, समाजवादी पार्टी हो, उद्धव की पार्टी हो, लालू की पार्टी हो, ममता की पार्टी हो, ये पार्टियां बीजेपी से लड़ने वाली नहीं है। उनकी लड़ाई बीजेपी से अपने राज्य तक मर्यादित है, लेकिन कांग्रेस की लड़ाई, ऑल इंडिया लड़ाई बीजेपी के साथ है। तो इनको कांग्रेस ने अपनी लड़ाई में इस्तेमाल किया, तो इनको लगा हम जीत गए, नहीं, कांग्रेस जीत गई है। और वैसे तो हम हार गए, क्योंकि हमारे राज्य में अगर कांग्रेस की ताकत बढ़ती है तो नुकसान बीजेपी का होने वाला नहीं है, क्षेत्रीय दल का होने वाला है, जो राहुल का मित्र दल है। तो इसलिए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद और उसका उसका जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, वो समझने के बाद इंडी अलायंस के बहुत सारे दल समझ गए कि हम सीटों में जीत गए, लेकिन राजनीतिक लड़ाई में हम जीते नहीं है, कांग्रेस जीती है, और मोदी हारे नहीं है, ना कि बीजेपी हारी है, क्योंकि बीजेपी का वोट इंटैक्ट है, वो ताकत लगाए तो बढ़ा सकते हैं। वोट अगर कम हुआ है तो राहुल के क्षेत्रीय मित्र दलों का वोट कम हुआ है। तो ये राहुल के मित्र दल ऐसे हैं कि जो चुनाव जीतकर भी राजनीति में हार गए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।